हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वेब पर। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं उसमें हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग के एमसीक्यूज। ये क्लास उन छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है जो यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और उनका पेपर क्योंकि 30 नवंबर को तय है, आपका कैलेंडर आ ही चुका है, एग्जाम डेट आपकी आ ही चुकी है। तो उसके देखते हुए हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अकाउंटिंग के एमसीक्यूज देखने वाले हैं और टोटल हम लोग देखेंगे 100 क्वेश्चन आपके देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके कहेंगे तो 5 पार्ट में आपके रहने वाले हैं। आज हम लोग आपके 20 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार से हम लोग 5 पार्ट में एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे ऐप के बारे में और हमारे बैच के बारे में। तो ये ऐप हमारे ऐप का नाम है एग्जाम वेब। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे बैच के बारे में जो आपको हिंदी माध्यम में मिल रहा है। और ये बैच हमारे उन छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी साथी यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये बैच आपको मिलने वाला है मात्र 449 रुपए में। हिंदी माध्यम में ये बैच आपको मिल रहा है। इस बैच की बात करें तो ये बैच आपको तैयारी कराएगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराने वाला है। ठीक है, इसमें हम आपको पीवाई की सॉल्यूशन कराएंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे। हिंदी माध्यम में सारे आपके नोट्स रहने वाले हैं, चाहे आपके लेवल लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। इसके अलावा आपकी मैथ, रीजनिंग, ये सब आपके कैसे रहने वाले हैं। ये सब आपके नोट्स हिंदी में रहने वाले हैं। आपको हिंदी में क्लासेस कराई जाएंगी, सब कुछ आपको हिंदी में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो भी साथी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम को एक बूस्टर देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। मात्र 449 रुपए में ये मिल जाएगा। लेकिन यदि आप कूपन को इस्तेमाल करेंगे, कूपन कोड का नाम है FEST100, यदि आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये बैच आपको मात्र मिल जाएगा 449 रुपए में। ये बैच आपको मिल जाएगा। इसमें 100 रुपए आप हो जाएंगे और आपको 349 रुपए में, सॉरी, ये बैच मिल जाएगा। कितने में? तो 349 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। बैच से संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है तो दिए गए नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी बैच को क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए, ये तो हमारी ये हुई बैच की बात। अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि एक व्यवसाय के लेखा पुस्तकों में अप्राप्त संभावित लाभों को नजरअंदाज किया जाएगा। यानी जो आप जो हमें लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, उसको नजरअंदाज कर देंगे, इग्नोर करेंगे। जबकि सभी ज्ञात संभावित हानियों के लिए प्रावधान किया जाएगा। यानी जो हानियां हमें होने वाली हैं और हमें पता है, तो उनको हम लोग लिखेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है ऐतिहासिक लागत सिद्धांत। ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होता है? क्योंकि ये सिद्धांत हमें खरीद की, जो हम संपत्ति खरीद रहे हैं, उसकी कीमत को दर्ज कराने के लिए बताता है कि हाँ, जो हमने संपत्ति खरीदी है उसकी क्या कीमत है, उसको आपको दर्ज करना है। इसके अलावा आय मान्यता सिद्धांत, इसके बारे में बात करते हैं तो यह निर्धारित करता है कि आय को कब अर्जित मानकर हमें दर्ज करना है। कि आय जो हमारी हुई है, जो कंपनी की आय हुई है, उसको हमें कब मानना है कि हाँ, हमारी आय हो गई है, हमको पैसा प्राप्त हुआ है, अब हमें इसको दर्ज करना है। आगे बात करते हैं सावधानी या विवेक सिद्धांत। इसकी बात करते हैं तो ये सिद्धांत हमें बताता है कि भविष्य में सभी संभावित नुकसानों को अनुमान लगाकर उन्हें क्या करना है, दर्ज करना है। जो भी हमें नुकसान होने वाले हैं उसको हमें क्या दर्ज करना है, ताकि उसके नुकसान से थोड़ा बहुत तो उस जो आपको नुकसान हो रहा है उससे हम लोग थोड़ा तो बच सकें। इसके अलावा यह बताता है कि जो भी हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ है उसको हमें नहीं लिखना है। और नहीं क्यों लिखेंगे? जिससे क्या हो, जो कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि यदि हम लोग जो हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ, यदि उसको भी हम लोग लिख लेते हैं तो क्या होगा, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति होगी उसमें क्या होगा, उसमें और हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, टैक्स और ज्यादा आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए आप कहते हैं सावधानी या विवेक सिद्धांत इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक फर्म ने 5 लाख का दीर्घकालिक ऋण चुकाया है। लेखांकन के आधुनिक नियमों के अनुसार यह लेन देन का सही जनरल एंट्री प्रभाव क्या होता है? सही जनरल एंट्री का प्रभाव क्या होता है? तो देखिए, इसके बारे में यदि बात करते हैं तो लेन देन का यदि हम लोग विश्लेषण करें तो ऋण चुकाने से जो फर्म की लायबिलिटीज होती है, यानी जो देयताएं होती है वो कम होती हैं, और जो एसेट होते हैं वो भी आपके कम होते हैं। और आधुनिक नियम के अनुसार जो देयता है, ठीक है,
जो देयता कम होने पर डेबिट होता है और संपत्ति कम होने पर वो क्या है, क्रेडिट होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि पूंजी डेबिट होगी और जो आपकी लायबिलिटीज होगी, देयताएं होंगी, वो क्रेडिट होगी। बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। संपत्ति डेबिट होगी और देयताएं क्रेडिट होगी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। देयताएं डेबिट होगी और संपत्ति आपकी क्रेडिट होगी, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चौथा आपका गलत हो ही जाएगा क्योंकि हमने देख लिया है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साझेदारी विलेख, जो आपकी पार्टनरशिप डीड हुई है, इसके अभाव में यदि किसी साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई है और वर्ष के दौरान फर्म की हानि हो जाती है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? यहाँ पे बताया गया है कि एक साझेदारी विलेख हुआ है जिसमें साझेदार है उसको न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई कि हाँ इतना तो लाभ हम आपको देंगे। लेकिन क्या होता है, जो फर्म होता है उसकी हानि हो जाती है, तो फिर क्या आपको देखना पड़ेगा? तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि साझेदार को गारंटी शुदा राशि का भुगतान लाभ के अभाव में भी किया जाएगा और जो कमी होगी उसको शेष साझेदार लाभ विभाजन अनुपात में वहन करेंगे। बिल्कुल बात सही है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ क्योंकि बात की गई, जो आपका साझेदार है उससे बात की गई थी, जब आपकी पार्टनरशिप हो रही थी उसको बात की गई कि हम आपको एक ये न्यूनतम लाभ आपको देंगे। जब आपने उससे बात की तभी उसने इन्वेस्ट किया है। तो यदि आपको हानि होती है तब भी क्या करना पड़ेगा आपको? साझेदार को जितनी आपकी गारंटी दी गई है उतना आपको भुगतान करना पड़ेगा और जो शेष साझेदार होंगे उसमें आपको जो भी लाभ या हानि हुई है वो खुद वहन करेंगे। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ऑप्शन देखिए, चूंकि फर्म को हानि हुई है इसलिए गारंटी का प्रावधान शून्य है, बिल्कुल नहीं। यदि गारंटी मानी गई है तो आपको गारंटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा देखें, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि हमारा आंसर हमारा प्राप्त हो ही गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन ये है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते में जमा की गई राशि का उपयोग निम्न में से किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है? किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है वो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। कंपनी के सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस शेयर जारी करने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें ये किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला हमारा कहता है कंपनी के प्रारंभिक व्यय अपलिखित करने के लिए, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। मौजूदा इक्विटी शेयर धारकों को नकदी लाभांश वितरित करने के लिए, यही आपका सही होगा। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा। यही आपका सही हो, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। यहाँ जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं उनको नकदी लाभांश जो होता है वो कैसे दिया जाता है? वो आपके वास्तविक लाभ होता है। तो इसको हम लोग कहेंगे कंपनी का जो वास्तविक लाभ होता है उससे दिया जाता है। आपकी जो इक्विटी होती है, जो प्रीमियम आरक्षित हम लोग कहेंगे खाता होता है, इसलिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेन-देन नकदी प्रवाह वितरण में वित्त पोषण गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। संयंत्र के अधिग्रहण के लिए नकद भुगतान, कच्चे माल की खरीद के लिए आपूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान, जारी किए गए डिबेंचरों का मोचन, यही आपका ठीक हो जाएगा। जारी किए गए डिबेंचरों का मोचन, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा जारी लाभकारी संगठन एनपीओ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन मुख्य वित्तीय विवरण के संबंध में सटीक है? कौन सा सटीक है या सही है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं। प्राप्ति और भुगतान खाता नगद आधार पर तैयार की जाता है और यह व्यक्तिगत खाता होता है। ये व्यक्तिगत खाता बिल्कुल नहीं होता है। व्यक्तिगत खाता तो ये आपका बिल्कुल नहीं होता है। तो कौन सा फिर खाता होता है? तो ये आपका जो होता है खाता, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक खाता बोलते हैं। वास्तविक खाता क्या बोलेंगे? वास्तविक खाता बोलते हैं। इसके अलावा आय और व्यय उपार्जन, जो आय का व्यय है उपार्जन आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें राजस्व और पूंजीगत मदें शामिल होती हैं। तो क्या ये आपका ठीक होगा? तो ये भी आपका ठीक नहीं होगा। ठीक है, क्यों ठीक नहीं होगा? क्योंकि ये जो आय और व्यय होता है क्या उपार्जन के आधार पर बनता है। ठीक है, इसमें राजस्व और पूंजीगत मदें यह शामिल नहीं होती हैं। आगे बात करेंगे आय और व्यय नगद नगद आधार पर। ठीक है, नगद आधार पर तय किया जाता है। जो लाभ और हानि में समान होते हैं, नगद लाभ पर तय नहीं की जाती, उपार्जन के आधार पर तय किया जाता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारा? ऑप्शन डी बचा ना, तो ये हमारा फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ठीक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि लेखांकन मानक के तहत मान्यता प्राप्त मौलिक लेखांकन मान्यताओं के समूह में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शामिल है? तो देखिए जो मौलिक लेखांकन मान्यताएं होती है इसके कुल कितने नियम थे? या कुल 3 थे। कितने थे? कुल 3 नियम थे। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला जो नियम था ये था आपका
गोइंग कंसर्न, या हम लोग कहेंगे चालू व्यवसाय। क्या होगा तुम्हारा? चालू व्यवसाय। चालू व्यवसाय। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा निरंतरता। निरंतरता। और चौथा और तीसरा हमारा था, उसको हम लोग बोलते हैं उपार्जन। क्या बोलेंगे? उपार्जन। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे निरंतरता हमारी मिल रही है, हालांकि ए, बी और डी ऑप्शन आपके गलत हो जा रहे हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक कंपनी ने एक पुरानी मशीनरी को उसके पुस्तक मूल्य बुक वैल्यू पर 50,000 से अधिक यानी 65,000 में बेचा है। 65,000 की जो प्राप्ति है राशि को किस प्रकार वर्गीकृत की जानी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ये आपसे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चलिए, सॉरी, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या कहते हैं? ऑप्शन कहते हैं राजस्व प्राप्तियां, स्थगित राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां या नकद समकक्ष। कौन सा इसमें सही होगा? कौन सा इसमें सही होगा? तो सही इसका आंसर रहने वाला है, वो क्या होगा आपका? वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन आपका सी सही होगा, पूंजीगत प्राप्तियां। अब पूंजीगत प्राप्तियां क्यों होती हैं? क्योंकि मशीनरी की बिक्री व्यवसाय में संचालन का हिस्सा नहीं होते। यह संपत्ति के निपटान में जुड़ी एक असामान्य प्राप्ति है, इसलिए इसे संपत्ति प्राप्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपत्ति प्राप्ति कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए क्यों गलत होगा? ऑप्शन आपका ए इसलिए गलत होगा क्योंकि ये राजस्व प्राप्तियां जो होती है ये नियमित बिक्री में सेवा में आती हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा बी और डी भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक और पारंपरिक भारतीय गैप के बीच मूल्यांकन के संबंध में मुख्य वैचारिक अंतर क्या है? मुख्य वैचारिक अंतर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला हमारा क्या कहता है? ऑप्शन हमारा कहता है कि आईएफआरएस नियम आधारित या रूल बुक है, जबकि भारतीय गैप जो सिद्धांत है ये आधार किस पे? ये सिद्धांत या प्रिंसिपल बेस्ड है। ठीक है, ऑप्शन सीधा इसका आंसर देखता हूं, तो इसके जो आंसर आपके रहेंगे वो आपका रहने वाला है कि जो आईएफआरएस है ज्यादातर निष्पक्ष मूल्यों या फेयर वैल्यू पर जोर देता है, जबकि भारतीय जो होता है, भारतीय गैप जो इंडिया एस से पहले था, ठीक है, मुख्य रूप से ऐतिहासिक लागत पर आधारित है। तो यही आपका ठीक हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो लेखांकन शब्दावली के संदर्भ में प्राप्त बिल, जो हमें बिल प्राप्त हुए हैं, और देय बिल जो हमने बिल दिए हैं, के बीच प्राथमिक अंतर क्या है और वे किस व्यापक श्रेणी से संबंधित हैं? चलिए इसके हम देखते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है? जो प्राप्त बिल हैं हमेशा चालू देयताएं होते हैं, जबकि जो देय बिल होते हैं ये हमेशा गैर चालू देयताएं होते हैं। इसके अलावा देखिए, प्राप्त बिल व्यापार देनदारों का हिस्सा है और कंपनी की संपत्ति है, ठीक है, जो हमें बिल प्राप्त हुए हैं, जबकि जो देय बिल है ये व्यापार लेनदारों का हिस्सा है, ये कंपनी की देयताएं हैं। यही आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो हमें बिल प्राप्त हुए हैं, जो कंपनी ने हमें जो प्रोडक्शन दिया है, जो हमें बिल प्राप्त हुए हैं वो कंपनी पे ही जाएंगे ना, और जो लेनदार हमारे हैं वो भी हमारी कंपनी के ही देता होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? बीच का सही आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक कंपनी ने 10 रुपए अंकित मूल्य पर 500 शेयर, जिन पर 7 रुपए प्रति शेयर मांगा गया था और भुगतान के लिए जब्त कर लिए गए। इन शेयरों पर 4 रुपए प्रति शेयर प्राप्त हुआ है। बाद में कंपनी ने 9 रुपए प्रति शेयर पर इन 500 शेयरों को पुनः जारी किया, जिसे पूर्ण रूप से प्रदत्त या हम कहेंगे फुली पेड आपका माना गया है। पूंजी आधारित में स्थानांतरित की जाने वाली राशि क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जब्ती पर प्राप्त राशि हमें ज्ञात करनी है। जब राशि में क्या होगी, तो कितने जारी किए थे? देखिए 500 शेयर थे और 4 रुपए में कितने? 4 रुपए में प्राप्त हुए थे। तो हम लोग कितने जारी करेंगे? तो यहाँ पे बात होगी 500 में गुणे कितने हुआ? 4, तो कितना आएगा? 2,000 रुपए ये हमें राशि प्राप्त होगी जब हम लोग क्या करेंगे? शेयर लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं। तो देखिए, बाद में कंपनी ने 9 रुपए शेयर पर 500 शेयर पुनः जारी किए। यहाँ पे 10 रुपए की शेयर है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 9 रुपए जारी किए हैं। तो अब बचा कितना? देखिए, तो छूट कितनी जारी की गई है? तो छूट आपकी जारी की गई है 10 माइनस 9 हो जाएगा, तो ये क्या होगा? 1 रुपए प्रति शेयर, ये शेयर हम लोग कहेंगे छूट जारी की गई है। और फिर क्या होता है? फिर ये होता है जिसे फुली पेड माना। और क्या होता है? देखिए, जिसे पूर्ण रूप से प्रदत्त माना गया है, पूंजी आरक्षित खाता में स्थानांतरित की जानी राशि क्या होगी? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 1 रुपए छूट दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे? कुल छूट निकाल लेते हैं। ठीक है,
कुल छूट निकालेंगे तो कितने शेयर हैं, तो 500 शेयर हैं, तो 500 में गुणे 1 करेंगे तो कितना 500 रुपए टोटल छूट आपकी निकल के आ जाएगी। तो हमें ये पूछा है कितनी राशि स्थानांतरित करनी होगी, तो 2000 में माइनस आपको 500 कर देंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1500 रुपए। कितने 1500 रुपए में देने पड़ेंगे राशि, या ये आपकी स्थानांतरित होगी। 20 का सही आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार डिबेंचर मोचन अधिनियम आरक्षित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। आगे देखते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, तो क्या है, डिवेंचर मोचन आरक्षित का उपयोग केवल डिवेंचरों के मोचन के लिए, ये हम लोग कहेंगे रिमिटेशन के लिए किया जाता है, ना कि लाभांश वितरण के लिए किया जाता है। ये आपका ठीक हो जाएगा, यही आपका ठीक होगा। अगर देखिए गैर सूचीबद्ध कंपनियां जो आपकी है डिवेंचर मोचन आरक्षित बनाने पर पूरी तरह मुक्त हैं, बिल्कुल गलत बात है, ये पूरी तरह मुक्त नहीं होती हैं। जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां, केवल सूचीबद्ध कंपनियां इसके लिए मुक्त होती हैं, इसलिए बी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमने देख लिया इसका आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक फर्म का चालू अनुपात 2:1 है। कंपनी ने माल खरीदने के लिए एक क्रेडिटर्स को 20,000 रुपए का भुगतान किया है। इस भुगतान के परिणाम स्वरूप चालू अनुपात पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह असर ये पड़ेगा कि जो चालू अनुपात होगा वो 2.1 जो 2:1 बढ़ जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 2:1 बढ़ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि नकदी प्रवाह विवरण में संचालित गतिविधियों से नगद प्रवाह की गणना के लिए अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते समय निम्न में से किस मद को शुद्ध लाभ से जोड़ा जाता है, शुद्ध लाभ से जोड़ा जाता है, इसको देखते हैं। तो इसको देखें, ऑप्शन देखते हैं। ग्राहकों के जो ग्राहक है इससे प्राप्त छूट से, ट्रेड प्राप्त में वृद्धि से, जो हमें ट्रेड प्राप्त हो रही है इससे वृद्धि से, गैर संचालन आय से, डिवेंचरों पर दिया गया ब्याज, तो डिवेंचरों पर जो दिया गया ब्याज है इससे ही प्राप्त होती है। डी इसका सही आंसर होगा, डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेखांकन की कौन सी अवधारणा यही सुनिश्चित करती है कि जो मालिक है इसके द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई पूंजी को व्यवसाय की देयता के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ये होने वाला कि व्यवसाय इकाई अवधारणा है, ये इसको प्रदर्शित करती है। डी इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये हमारा लाभ और हानि विवरण से संबंधित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार लाभ और हानि विवरण में निम्नलिखित में से कौन सा मद अन्य आय के तहत वर्गीकृत नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा क्या कहता है, ऑप्शन कहता है कि निवेश पर प्राप्त लाभांश। अगला देखिए पुरानी मशीनों, जो मशीनरी है इनकी बिक्री पर लाभ। तीसरा कहता है ब्याज आय, और चौथा कहता है परिचालन गतिविधियों से राजस्व। तो वर्गीकृत नहीं की जाएगी, तो ये आपका होगा परिचालन जो गतिविधियां इससे जो राजस्व प्राप्त होगा ये इसमें नहीं की जाएगी। डी इसका सही आंसर होगा, कौन सा होगा इसका, डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो कंपनी होती है, कंपनी की जो मुख्य गतिविधियां होती हैं, जो वस्तुओं की बिक्री होती है उससे उनकी आय होती है। जो परिचालन संबंधित होती है इससे इनको खास आय नहीं होती है। तो जो बिक्री करेंगे, ठीक है, जैसे निवेश हो गया, इसके अलावा जो मशीन उन्होंने बेच दी है और जो उनसे पैसा वगैरह दी, ब्याज वगैरह आए, इससे इनकी आय गणना की जाती है, या लोग आय करते हैं या आय जो है काउंट करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बैंक समाधान विवरण तैयार करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो बैंक को सूचित करना कि कंपनी में क्या गलतियां हैं, नकद वही जो कैश बुक के बैंक कॉलम के शेष, जो आपने बैलेंस को पासबुक के शेष के लिए बीच का अंतर या कारणों की पहचान करना। यही आपका हो जाएगा कि जो आपका बैंक कॉलम में जो आपका बैलेंस बचा है और जो आपका पासबुक में है इसके बीच क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 20 का यहीं पे सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय पूंजीगत व्यय माना जाता है, कौन सा व्यय पूंजीगत व्यय माना जाता है। ऑप्शन देखते हैं। एक मौजूदा मशीनरी की मरम्मत पर किया गया खर्च जो सामान्य कार्यशील स्थिति में रखा जाता है। इसके अलावा देखिए व्यवसाय के प्रशासनिक कर्मचारियों का वेतन। तीसरा कहता है भवन की मरम्मत पर किया गया कार्य जिसके परिणाम स्वरूप भवन की कार्य क्षमता जो है उसमें सुधार होता है और इसका उपयोगी जीवन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पूंजीगत व्यय की बात की जा रही है, कैपिटल की बात की जा रही है। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका, यही आंसर हो जाएगा भवन के निर्माण की, ठीक है।
यही इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, क्लास जो चल रही है आपकी, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। एकदम फ्री में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक ऐसी देयता जिसका अस्तित्व एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आकस्मिक देयता कहलाता है। ठीक है, आकस्मिक देयता कहलाता है, क्योंकि आकस्मिक होगा, वो आपका अनिश्चित ही होगा, अचानक से वो आपका आएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। और अब देखेंगे आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कहता है कि लेखांकन में स्टॉक का मूल्यांकन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो के नियम पर किया जाता है। यह नियम किस लेखांकन सिद्धांत पर अनुप्रयोग है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कहता है आपका वस्तुनिष्ठ सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन कहता है आय मान्यता सिद्धांत, तीसरा कहता है पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत और चौथा कहता है आपका सिद्धांत विवेक सिद्धांत। इन चारों में कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है? इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको अगली क्लास में। यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यानी आप हम लोग जो क्लास अपने पार्ट 2 आएगा अकाउंटिंग का, उसमें हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। इसका आंसर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं क्लास में। लेकिन उससे पहले मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा हमारे बैच के बारे में, जो मिल रहा है मात्र 449 में मिल रहा है। यदि आप हिंदी माध्यम में तैयारी कर रहे हो, ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने तैयारी को और बूस्ट करना चाहते हो, अपना अच्छा करना चाहते हो, तो आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हो। मात्र 349 में बैच मिल जाएगा, कूपन कोड FEST100 के साथ। चलिए मिलते हैं क्लास में। थैंक यू, जय हिंद। इसके अलावा बैच से संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।